परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 24वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। हमें आप लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट और फीडबैक मिल रहे हैं और लोका आयुर्वेद के लिए जो आपका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उससे हमें बहुत ही, हमारी पूरी टीम, लोका आयुर्वेद की टीम और श्री क्षेत्र सिद्धगिरी कनेरी मठ की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि बहुत ही उत्साहवर्धक कमेंट हमें आपसे मिल रहे हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है ये वो सब वही है जो मैंने अपने आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी से आयुर्वेद को जितना मैंने समझा है अपनी बुद्धि से और अपनी क्षमता से, वही मुझे आप तक पहुंचाने का प्रयास है। और इसमें अगर कहीं भी मुझसे कुछ त्रुटि होती है और गलती होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो इसी के साथ आज हम लोका आयुर्वेद का जो अन्न पान विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये जाना कि अन्न पान यानी कि अन्न को लेने की विधि, उसके 3 सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बताए, जो हैं हित भुक, मित्त भुक और रित भुक। तो उसी के अंतर्गत कल हमने मित्त भुक को समझा था और आज हम रित भुक पर चर्चा करेंगे। तो ऋतु के हिसाब से थोड़ा सा अपनी डाइट प्लान यानी कि अन्न पान, और जिसे आज की भाषा में हम डाइट प्लान कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऋतुओं का किस तरह से डाइट प्लान पर इफेक्ट होता है। तो डाइट प्लान से जनरली आजकल हम ये समझते हैं, जो कॉमनली सुनने में आता है कि न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, वही हमारा डाइट प्लान है। क्योंकि अगर हम देखें तो साधारणतः जब हमारी थाली, जब हम प्लान करते हैं भोजन की थाली आज के समय में, तो हम कहते हैं कि हाँ चावल हमने खाए, उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू थी, उसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट्स था, इतने प्रोटीन थे, इतने विटामिन थे, इतने मिनरल थे। ऐसे ही हम चपाती का समझते हैं, ऐसे ही हम सब्जियों का समझते हैं, ऐसे ही हम दालों का समझते हैं। बिल्कुल ठीक समझते हैं कि हाँ इन सब द्रव्यों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और ये न्यूट्रिशियस पदार्थ हैं। लेकिन अब इन सबको खाने वाला कौन है? तो खाने वाले तो हैं हम। तो पचाने वाला कौन है? पचाने वाले हैं हम। तो अगर हमारी पचाने की शक्ति इन सभी न्यूट्रिशियस पदार्थों को पचाने के अनुकूल है और जो हम खा रहे हैं उससे पचाने की शक्ति में ठीक हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वो ठीक है, तो वो स्वास्थ्य बनाते हैं। लेकिन जो अब तक हम बात कर रहे हैं मॉडर्न साइंस की डाइट प्लान की, तो उससे ये बता रहे हैं कि पदार्थों का न्यूट्रिशन, सिर्फ उसकी चर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसके आगे की चर्चा की थी कि खाने वाला कौन है, भुक्ता कौन है। तो भुक्ता को सिद्धांत बताई जाए कि खाना कैसे, क्योंकि ये तो पदार्थों की बात हुई कि न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भोगने वाला है, जो भुक्ता है, उसकी जठराग्नि कैसी है, उसकी पचन शक्ति कैसी है। जब तक वो ठीक नहीं रहेगी तो पचाने का, खाने का क्या फायदा। तो इसीलिए उन्होंने जो ये 3 सिद्धांत बताए, ये सारा का सारा जठराग्नि को बताते हैं। कैसे बताते हैं? जैसे हमने कल मित भुक की चर्चा की, तो मित भुक ने क्या बताया कि अगर सही मात्रा में खाएंगे तो जठराग्नि सही से प्रदीप्त होगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जठराग्नि को ठीक रखना पड़ेगा मित भुक के सिद्धांत को फॉलो करके। फिर दूसरा सिद्धांत जो आज हम समझेंगे ऋतु भुक का, तो वो भी यही है कि सीजन के हिसाब से खाना और तभी हमें स्वास्थ्य मिलेगा। तो चर्चा करते हैं क्यों सीजन के हिसाब से खाना। तो देखिए, जो आजकल चल रही है ग्रीष्म ऋतु, तो हम आज की ऋतु की चर्चा करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु हमने क्या समझा था ऋतुचर्या में भी कि वो अल्प बल की ऋतु है। अल्प बल का मीनिंग क्या है? अल्प बल का मीनिंग है कि जठराग्नि मंद होगी, जठराग्नि वीक होगी। इसीलिए उस ऋतु से हमारे पाचन शक्ति का संबंध है। तो जब तक हम उस जठराग्नि को सही रखने वाले आहार इस ऋतु में नहीं लेंगे तो हमें स्वस्थ कैसे मिलेगा। हमें वो न्यूट्रिशियस पदार्थ भले ही हैं, पर हमें वो न्यूट्रिशन कैसे देंगे जब तक वो पाचन ही नहीं होंगे। क्योंकि जब पाचन होता है तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, या तो उसका रस बनता है या उसका मल बनता है। जो रस होता है वो हमें गुणवत्ता देता है, बल देता है, ओज देता है, इम्यूनिटी देता है, स्वास्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ऊर्जा देता है। तो वो है न्यूट्रिशन, जो रस होगा। और दूसरा पार्ट होगा मल, जो वेस्ट, और वेस्ट भी अगर ठीक से नहीं निकलेगा तो शरीर के अंदर टॉक्सिन बनेंगे। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं जब तक जठराग्नि सही काम नहीं करेगी
ना तो रस ठीक से बनेगा और ना ही मल ठीक से होगा, तो फिर स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ना तो पोषण मिला और ना ही जो वेस्ट मटेरियल निकलने चाहिए वो नहीं निकले। तो हुआ क्या, वो शरीर के अंदर पड़े पड़े ही सड़ जाएंगे और आम बनाएंगे, आम दोष होगा। तो यही तो हमारे अस्वस्थ होने का कारण है। तो इसीलिए आज जो हम समझ रहे हैं कि ऋतु बुक, तो ऋतुओं में जो जो ऋतुओं का जो बल है उसके हिसाब से जठराग्नि को ठीक रखने वाला आहार ही हमें लेना है। तो अभी हम ये तो हमने समझा जठराग्नि का कितना बड़ा रोल है न्यूट्रिशियस पदार्थों को भी डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि अब हम जिस ऋतु में हैं तो उसमें क्या बताया था ऋषि मुनियों ने। तो ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने बताया कि जो आपको 6 रसों का सेवन करना है वो लघु होने चाहिए। तो लघु कैसे होने चाहिए? जैसे अगर हम दालें खाएंगे तो कौन सी दालों का चयन करना? तो मूंग की दाल का चयन करना। तो मूंग की दाल पीले रंग वाली भी जो होती है छिलका बिना वाली, और एक साबुत मूंग की दाल होती है। दोनों ही तरह की मूंग की दालें हमारे लिए लाभदायक है, वो वात पित्त कफ को बैलेंस करेंगी और लघु होंगी, तो हमें वो खानी चाहिए। और थोड़ा सा उसमें देसी गाय के देसी घी का तड़का लगा के खाने से भी उसमें हमें ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है। तो ये हो गई दाल, इस ऋतु की दाल लघु आहार के हिसाब से। तो दूसरा क्या खाना? सब्जियां खाना। तो कौन सी सब्जियां खाना? जो बेल वाली सब्जियां हैं ज़्यादातर इस सीजन में, तो कौन सी हैं? लौकी है, टिंडा है, तुरई है, करेला है। इस तरह की जो बेलों पे सब्जियां लगती हैं वो लघु मानी जाती हैं और वो इस ऋतु की सब्जियां हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें ऐसी सब्जियां खाना। और उन्होंने बोला तेल का ज़्यादा उपयोग इस ऋतु में नहीं करना है, क्योंकि शिशिर और हेमंत को छोड़ के तेल और घी का उपयोग कम बताया गया बाकी ऋतुओं में। तो हमें थोड़ा डीप फ्राई कम करना है सब्जियों को, मीन्स थोड़ा सा उबला हो और थोड़ी कम फ्राइड हो। तो ऐसी सब्जियां ग्रीष्म ऋतु के लिए अच्छी हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तो हो गई सब्जियों की बातें, दाल की बातें। धान्य में क्या करना? तो गेहूं थोड़ा सा गर्म है, तो अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हम ज्वारी की रोटी खाते ही हैं, तो वो हमें शीत पीड़े है और पचने में भी आसान होती है। तो इस तरह से धान्य में भी चेंज होगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि और क्या क्या खा सकते हैं। कभी कभी तो सब्जी से भी बोर हो जाते हैं, दालों से भी बोर हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला अच्छी सी खिचड़ी बना के खाओ घी डालकर, अच्छा सा दलिया बना के खाओ। तो ये सब जो आहार है ये लघु आहार में आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में इसको आसानी से हम खा सकते हैं। और उसके अलावा फिर उन्होंने बताया था मधुर, शीत और द्रव। तो इसका मीनिंग है कि ये तो हो गई 6 रस की बातें जिससे हमें खाने में ये 6 रस मिलेंगे। उसके बाद स्पेशली बताया था कि थोड़ा मधुर और द्रव्य और शीत रसों का सेवन करना चाहिए। तो वो है थोड़े पेय पदार्थ, जैसे हमने कोमकम का शरबत पीते हैं, हम नींबू रस पीते हैं, छाछ पीते हैं। तो अगर छाछ में अब डाइजेशन बढ़ाना है तो फिर जीरा पाउडर डालें, या तो और सेंधा नमक और जीरा पाउडर, या फिर सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर भी उसमें डालना चाहिए इस ऋतु के हिसाब से। तो ये है थोड़ा थोड़ा। और फलों में उन्होंने बताया कलिंगन खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। तो ये सब जो है इस ऋतु की उन्होंने सब्जियां बताई थी। उसके बाद आज एक और समस्या आई हुई है जो अभी प्रेजेंट हमारे सामने। तो उन्होंने बोला था कभी कभी ऋतु विपर्य भी होगा, कि उस ऋतु में उस हिसाब से कई बार मौसम वैसा होगा ही नहीं, वातावरण वैसा नहीं होगा, परिस्थितियां वैसा नहीं होंगी। तो वो हो रहा है आज। अब कोरोना का समय है, लेकिन हमें तो बोला जाता है कि गर्मी में थोड़े ठंडी चीज़ें खाओ। ठंडी मतलब आप फ्रिज की यहाँ बिल्कुल ना समझिए, ठंडा मतलब पानी या तो घड़े का या फिर सिंपल पानी। हम शीत का मतलब कभी भी फ्रिज का कोई भी चीज़, इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब कोरोना की परिस्थिति है और लेकिन ग्रीष्म ऋतु है, तो मुझे फिर अब यहाँ पे कफ को भी कंट्रोल करना है। तो इस वजह से हमें अभी बताया जा रहा है कि आप गर्म दूध में थोड़ा हल्दी डाल के पियो, थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो लोग अब पित्त प्रकृति वाले हैं ऑलरेडी उनकी गर्म होती है बॉडी प्रकृति, तो उनको थोड़ा सा उसमें घी डाल के पीने से अच्छा रहेगा, वात वालों के लिए भी अच्छा है। और जो कफ वाले हैं उनके लिए तो सुंठी का पानी, हल्दी का पानी। तो इसीलिए हमें ग्रीष्म ऋतु में भी अभी गर्म पीने के लिए बोला जा रहा है। तो ये एक्चुअली उन्होंने बताया था कि विवेक को बढ़ाना है, सिर्फ ऋतु के हिसाब से नहीं देख सकते कि ऋतु है तो बस यही खाएंगे, ऐसा नहीं है। पर ऋतु के हिसाब से परिस्थिति कौन सी है, जैसे अब हम महामारी से जूझ रहे हैं तो परिस्थिति ये कहती है कि कफ को बैलेंस रखो। जठराग्नि ऑलरेडी मंद है और अगर कफ बढ़ जाएगा तो वो भी जठराग्नि को मंद करेगा, तो हम बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी महामारी ऐसी फैली हुई है जिसके प्रकोप से कफ बढ़ता है। वो वायरस जब कफ बढ़ेगा तो और ज़्यादा उसका अटैक होगा, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करेगा और हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से आहार में जो हमें स्पेशली बताया इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भी ज़्यादा शीतल पदार्थ नहीं लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि कोरोना है इसलिए। और उन्होंने साथ बोला सुंठी का पानी,
क्यों बोला? क्योंकि शुंठी का पानी, जो शुंठी एक ऐसी विश्व भेषज कहते हैं शुंठी को, कि बहुत ही अच्छी दवाई है वो, उसके ऊपर कोई दवाई नहीं है। तो उसमें जो होता है वो उष्ण नहीं होती, वो कफनाशक होती है पर उष्ण नहीं होती, शीतवीर्य है वो। तो एक ऐसी वो हर्ब है जो गर्मी नहीं करेगी लेकिन कफ को भगाएगी। तो इसलिए शुंठी का पानी स्पेशली अभी बार बार हमें बोला जा रहा है। और शुंठी को अगर कुछ लोग ऑलरेडी उनकी गर्म प्रकृति है, पित्त वाले हैं, नहीं पानी पी रहा, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीने से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा देसी गाय के घी में हल्का भून कर शुंठी को भी वो ले सकते हैं, क्योंकि घी जो है वो शीतलता देता है। तो शुंठी और घी को इस तरह से भी वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी जठराग्नि को ठीक रखती हैं। और ज़रूरत है तो सिर्फ हमें अपने विवेक को बढ़ाकर ऋतु में, अब हर ऋतु में अपनी जठराग्नि को ठीक रखने की। और जब हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब जो हम अपना डाइट प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ पदार्थों के न्यूट्रिशन से नहीं कर रहे हैं, ये है सैद्धांतिक डाइट प्लान कि जो सिद्धांत बताया गया ऋतु के हिसाब से, उसके हिसाब से हम अपना डाइट प्लान करेंगे, अपने विवेक को बढ़ाकर करेंगे, तो हम निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ ऋतुबुक का ये हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम। दैट्स इट।